आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप इन क्वेश्चन को लगाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट जरूर फील करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए आप आंसर सही क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, द कॉस्ट ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन इज रिफर्ड टू एज। पहला ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है संक कॉस्ट और चौथा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, यानी आपका जो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब सकारात्मक अर्थशास्त्र। एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, एक सकारात्मक अर्थशास्त्र है, जिसे आप नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम जानते हैं बताता है व्हाट इज का आंसर देता है और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिक फिनोमेना के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी, स्टेटिंग व्हाट ऑट टू बी। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। तीसरा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ डिसिमल साइंस बाय एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड केन्स, थॉमस कार्लाइल और जेबीसी। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा थॉमस कार्लाइल, यानी थॉमस कार्लाइल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है एक निराशाजनक विज्ञान है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि द टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीजेड एट अ डिमिनिशिंग रेट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट। तो आपको पता है कि जब टोटल यूटिलिटी कर्व जो है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो उस समय हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटने लगती है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कब घटने लगती है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मैक्सिमम होकर नीचे की तरफ आने लगता है, तो उसी समय से आपका जो है टोटल यूटिलिटी कर्व घटते हुए दर से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। अगला क्वेश्चन है हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद बैंक्स, या करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो डेफिनेटली जो हाई पावर्ड मनी होता है उससे हम बेस मनी भी कहते हैं। इसमें करेंसी जो जनता के पास है प्लस कॉमर्शियल बैंकों की जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास है वो शामिल होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद बैंक्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट दैट आरबीआई चार्जेस फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स फॉर शॉर्ट टर्म बारोइंग इज रिफर्ड टू एज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बेस रेट। तो आपको पता होगा कि जो आरबीआई ही कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो यहाँ का राइट आंसर होगा रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है द फेनोमिनन व्हेन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन assets decreases over time due to use, wear and tear or obsolescence is referred to as appreciation, depreciation, devaluation and capital loss। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डेप्रिसिएशन, जिसे आप मूल्यह्रास भी कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक निश्चित समयावधि के मतलब दौरान जो किसी भी संपत्ति के में टूट फूट होने के कारण उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है घटता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट्स द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन। तो द एवरेज ऑप्शन है द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज राइजिंग, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज मैक्सिमम, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज नेगेटिव। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को कब किस पॉइंट पे काटता है। तो वो आपका उस पॉइंट पे काटता है जब एवरेज प्रोडक्ट कर्व मैक्सिमम होता है, उस समय आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को काटता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ऑप्शन है मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, हैज़ अ टाइम डायमेंशन, इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक एंड फ्लो दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो एक निश्चित समय बिंदु पर जिसकी गणना की जाती है। जैसे मान लीजिए बैंक डिपॉजिट हो गया, आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ही तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरी तरफ अगर जैसे किसी एसेट पे आपका इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो जो स्टॉक है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है एंड फ्लो जो है वो डायनेमिक है कॉन्सेप्ट है। आप फ्लो को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं और जो स्टॉक है इसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। ये
जो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है उसमें टाइम का डायमेंशन नहीं होता है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ये सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट सी, जिसमें ये कहता है हैज़ अ टाइम डायमेंशन, जो कि गलत है। स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन इनकर लॉसेस, अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अर्न नॉर्मल प्रॉफिट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार की एक ऐसी संरचना है जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है और इंडस्ट्री के द्वारा एक ही प्राइस पे जो है एक प्राइस निर्धारित की जाती है जिस पर सभी फर्में अपने वस्तुओं को बेचती हैं, क्योंकि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचती हैं। तो शॉर्ट रन में जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में फर्में लॉस की कंडीशन में भी हो सकती हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी गेन कर सकती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी गेन कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल क्लोज डाउन इफ द प्राइस फॉल्स बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शॉर्ट रन के दौरान परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्में काम करना कब बंद करती हैं, या जब प्राइसेस इसके नीचे हो जाती हैं, जब फर्में जो हैं काम करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, क्योंकि जब फर्म जो है तब तक काम करती रहती है जब तक वस्तु की कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। जैसे ही प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे जाएगी फर्में काम करना बंद कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसी को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट, यानी जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्में शॉर्ट रन में जो है लॉस में नहीं काम करती, काम करती हैं। जो AC और ABC के बीच के डिफरेंस में जितना लॉस है तब तक फर्म ऑपरेट करती है, लेकिन जैसे ही प्राइस ABC के नीचे आती है फर्में काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डज नॉट क्रिएट ब्रांड लायबिलिटी, गिव राइज टू अ नेगेटिवली स्लोप, रैशनलाइजिंग सेलिंग कॉस्ट एंड गारंटी नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस चीज़ का नहीं करता है, ये रैशनलाइज नहीं करता है सेलिंग कॉस्ट का। इसके अलावा ये ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करता है, नेगेटिव स्लोप में भी वृद्धि होती है, ये नॉर्मल प्रॉफिट की भी गारंटी देता है। ये सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट सी के, ठीक है। अगला है जो कोर्नो का मॉडल है इज बेस्ड ऑन अ मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ड्यूओपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोलेशन। तो आपको पता होगा कोर्नो का जो मॉडल है वो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे कुछ फर्में आपस में क्या करती हैं, गला काट प्रतियोगिता करती हैं और एक दूसरे को बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं, लॉस पर भी काम करने को तैयार होती हैं, जिसके अंतर्गत एक आता है ड्यूओपोली, जहाँ पे केवल 2 फर्में काम करती हैं। तो जो कोर्नो का मॉडल है वो ड्यूओपोली मार्केट स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। आपको 14 क्वेश्चन है कि विच फंक्शन ऑफ मनी इनेबल्स इट टू एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। ऑप्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या यूनिट ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा यूनिट ऑफ वैल्यू के कारण ही जो है मनी जो होती है एज अ कॉमन डिनोमिनेशन काम करती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इशू, बैंकर टू द सिटीजन्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट या क्रेडिट कंट्रोल। तो आपको पता है सेंट्रल बैंक जो होती है जनता के लिए कार्य नहीं करती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, ठीक है। ये जो आपने क्वेश्चन अभी देखे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में PGT एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जिन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।